सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा पीसीसीपी रेजोनेंस एडवेंचर से। आज हम लोग जो 6th क्लास का संस्कृत का तीसरा अध्याय है उसकी शुरुआत करेंगे। अध्याय शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहला और जो दूसरा अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था उन दोनों अध्याय में हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था, दूसरे में स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा तीसरा अध्याय है वो भी, क्योंकि पहले का नाम भी शब्द परिचय, उसमें केवल 1 दिया था, दूसरे में शब्द परिचय जो दूसरा है सेकंड दिया था, और आज जो तीसरा चैप्टर है नाम वही है तीनों के, लेकिन तीनों में जो विषय है, जो शब्द हैं, या तो ये शब्द रूप कह लें या फिर उसमें जो क्रिया है या जो कर्ता है वो अलग अलग हैं। जैसे पहले वाले में हमने पढ़ा पुल्लिंग के बारे में, दूसरे में हमने पढ़ा स्त्रीलिंग के बारे में। आज जो हमारा तीसरा अध्याय है वो है नपुंसकलिंग के। हिंदी में और अंग्रेजी दोनों विषय में हम केवल 2 ही रूप पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत जो हमारा विषय है इसमें हम जेंडर यानी जो लिंग है वो हम 3 पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में हम उनको लेते हैं जो कि हमारे न स्त्रीलिंग में होते हैं ना ही पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, तो अब आज का अध्याय हम लोग शुरू करते हैं। तो नाम जैसा मैंने आपको बता ही दिया, तो नाम में तो वही है। पहला जो शुरुआत से हम करते हैं, यहाँ पर जो कर्ता कारक है यानी एतत्, सॉरी यहाँ से एतत् किम, तो एतत् वहाँ हमने पढ़ा था एषः पुल्लिंग में, ये भी हम साथ के साथ यहाँ मैं ताकि आप लोगों को याद रहे, एषः हमने पढ़ा था पुल्लिंग में। यहाँ कर्ता ही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग वही चेंज हो रहा है केवल। ठीक है, एतत् स्त्रीलिंग में पढ़ा था हमने एषा। ठीक है, अब यहाँ जो नपुंसकलिंग में वहीं उसी की जगह हम पढ़ रहे हैं एतत्, यह व पुल्लिंग में, यह स्त्रीलिंग में, और यहाँ नपुंसकलिंग में भी यह। तो एतत् किम, एतत् यानी यह, किम यानी क्या है, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् यह खनित्रम, खनित्रम यानी कुल्हाड़ी, जो खोदने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वो है ना। तो खनित्रम कुल्हाड़ी अस्ति है। अब देखो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे कैसे, यह कुल्हाड़ी है। या तो हम क्या का प्रयोग कर दें कि क्या यह कुल्हाड़ी है, क्योंकि प्रश्नवाचक है, शब्द नहीं है तो भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं यह कुल्हाड़ी है। फिर जब जवाब आता है श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यानी मजदूरनी, क्योंकि अब महिला है यहाँ पे तो मजदूर नहीं कहेंगे, मजदूरनी खनित्रम यानी कुल्हाड़ी और चालयति यानी चला रही है। अब आप कहोगे नपुंसकलिंग, तो यहाँ तो महिला का चित्र आ गया, तो महिला का चित्र, लेकिन जहाँ पे जो पूछा गया है यहाँ कुल्हाड़ी के लिए जो कर्ता है वो एतत् नपुंसकलिंग, क्योंकि कुल्हाड़ी भी क्या है हमारा, वो भी हमारा नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो यह क्या है, ये सब एक वचन में, एतत् एक वचन का, खनित्रम एक वचन का, क्रिया जो है अस्ति वो एक वचन की, श्रमिका जो है वो एक वचन है, यानी ये सारा जो दिया हुआ है वो पूरा सारा ही एक वचन का है। क्रिया, कर्ता, ठीक है, सर्वनाम वाला जो करता है वो सभी। यह क्या है, यह कुल्हाड़ी है और मजदूरनी कुल्हाड़ी चला रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तत् किम, अब तत् किम, अब यहाँ तो वहाँ तो दिया था एतत्, अब उसके बाद सीधे आ गया तत्। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर स पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सा, तो वैसे ही यहाँ पे है नपुंसकलिंग में तत्। इन चीज़ों को हम साथ के साथ याद रखते चलेंगे तो हमें आसानी होगी। यहाँ पुल्लिंग में एषः, एषा और एतत्। ठीक है, ये यह के लिए और ये वह के लिए। तो तत् किम, किम वही है,
किम यानी क्या, तत् यानी वह क्या है, तत् विश्राम गृह अस्ति, तत् वह विश्राम गृह। तो विश्राम गृह हम इसको जो हमारी धर्मशालाएं होती है वो भी कह सकते हैं, यानी धर्मशाला, या फिर केवल विश्राम गृह कहे, कभी जो अंग्रेजी में हम जिसको रेस्ट हाउस कहते हैं ना वो ही, तो उसको हम विश्राम गृहम अस्ति, तो विश्राम गृह है या विश्राम घर है, वह विश्राम घर है या वह धर्मशाला है। किम, अब वहाँ जो पहला हमारा पैराग्राफ था तो उसमें लेकिन आगे प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया था, यहाँ दिया है। तो किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम क्या, अत्र यहाँ, भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार, अस्ति यानी है, क्या यहाँ दीवार है। अब ये सब एक वचन का ही है, देखो आपको भित्तिकम अस्ति है ना, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ म दिया हुआ है और यहाँ पर बिंदी दी हुई है। इसका भी एक कारण है कि जब भी किसी भी शब्द के अंत में, आपने देखा यहाँ अंत के बाद दूसरे शब्द में स्वर होता है तो हम उसमें जो म है उसको हम हलंत लगा करके लिखते हैं। लेकिन अगर कोई व्यंजन है स्वर की जगह, देखो यहाँ पर इस क के बाद जो अगला शब्द है हमारा उसमें व्यंजन शब्द है तो हम इसको बिंदी लगा करके लिखते हैं, यानी अनुस्वार लगा करके हम लिखते हैं। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। ठीक है, वह क्या है, वह विश्राम घर है, क्या यहाँ दीवार है, यहाँ दीवार नहीं है। ठीक है, तो यह और वह दोनों का एक वचन हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा जो हमारा पैराग्राफ है, यहाँ हम देख रहे हैं एते के। अब एते किससे मिलता जुलता है, एतत् से, यानी एतत् का द्विवचन। तो वहाँ पर द्विवचन में हमने क्या पढ़ा था, एषः, एतौ। द्विवचन में हमने क्या पढ़ा था, पुल्लिंग में एतौ। स्त्रीलिंग के द्विवचन में एषा, एते। अब यहाँ पर भी क्या है, एते द्विवचन में। ठीक है, तो अब जो स्त्रीलिंग का द्विवचन है और जो नपुंसकलिंग का द्विवचन है उन दोनों में एते शब्द का ही प्रयोग करते हैं। एते सर्वनाम शब्द का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक वचन में जो है प्रश्नवाचक में क का प्रयोग किया था। ठीक है, वहाँ पुल्लिंग में कह एक वचन में, स्त्रीलिंग में का। ठीक है, और यहाँ पर क, कौ द्विवचन में। ठीक है, का, और यहाँ पर के का प्रयोग किया था। और यहाँ नपुंसकलिंग का भी अब आएगा, तो नपुंसकलिंग का जब आएगा तब उसमें पढ़े। तो यहाँ पर भी हम एक वचन में मैं बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पहले उसमें नहीं आया है, कानी। तो अब यहाँ पर नपुंसकलिंग का आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, क, कौ। अब यहाँ पर एते के साथ द्विवचन में क्या दे दिया, द्विवचन का दे दिया। ठीक है, किम आया, किम आ गया था और द्विवचन में के। अब यहाँ पर इसका भी के है और इसका भी के है, दोनों का क्या दे रखा है, के। यानी द्विवचन में चाहे हम इसमें ले लें या फिर प्रश्नवाचक शब्द में ले लें तो दोनों एक जैसे ही हैं, समान हैं। तो अब वहाँ पर किससे पहचानेंगे कि भाई ये स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है। तो आपको जो भी, जैसे यहाँ दे रखा है अंगुलीये के, अंगुलीये के का मतलब होता है अंगूठी। ठीक है, अब अंगूठी क्या होगी, स्त्रीलिंग तो होगा नहीं, यानी ये नपुंसकलिंग शब्द होगा। तो हम एते के ये दोनों क्या हैं या फिर ये दो क्या हैं। अब दोनों के लिए बार बार दो शब्द का तो प्रयोग नहीं कर सकते, दोनों दोनों, कि ये दोनों दोनों कौन है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या हैं। ठीक है, एते ये दोनों, अंगुलीये के, देखो इसमें भी अंगुलीये के, इसमें भी हमारा द्विवचन है, जैसे भित्तिकम, भित्ति के, है ना। तो ऐसे अंगुलीयकम एक वचन, अंगुलीये के द्विवचन। ये दोनों अंगूठियाँ, स्त यानी है, अस्ति एक वचन में, स्त द्विवचन में। ठीक है, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। अब प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो सीधे बोला है, कोई हमें
इसमें क्या लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर सुवर्णकारः, सुवर्णकारः का मतलब होता है सुनार। अंगुलीय के 2 अंगूठियाँ, रचयति बना रहा है। अब यहाँ पर कर्ता जब एक वचन का है तो इसकी क्रिया भी एक वचन की होगी, लेकिन जब यहाँ पर जब अंगुलीय के द्विवचन है तो वो अंगुलीय के द्विवचन क्यों दे रखा है, क्योंकि ऊपर कहा था ना ये 2 अंगूठियाँ हैं, तो सुनार 2 अंगूठी बना सकता है, तो बनाने वाला एक वचन होगा तो वो करने वाली क्रिया भी एक वचन की यानी अकेले ही करेगा, तो बना वो 2 चीज़ें सकता है, तो इसीलिए यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया है और कर्ता और क्रिया में एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो क्या कहा, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अंगूठियाँ हैं, सुनार 2 अंगूठियाँ बना रहा है, रचयति बनाना। ठीक है, अब जो हमारा अगला है इसमें भी हम देखते हैं, जैसे पढ़ा था हमने वहाँ पर द्विवचन की स, द्विवचन में तौ और स्त्रीलिंग में सा और ते। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमने जो पढ़ा, यहाँ पर एतत् तो उसके लिए पढ़ा था और तत् एक वचन के लिए, तो यहाँ पर ये भी एक समान हो गया, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ते के वे दोनों क्या हैं, ते बस याने स्तः, वे दोनों बसें हैं या वे 2 बसें हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। बस यानी बस के लिए प्रयोग किया गया है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया भी हुआ है, 2 बसें दिखाई दे रही हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें, वे दोनों बसें या वे दोनों बसें कैसे भी हम कह सकते हैं, कुत्र कहाँ, गच्छतः जा रही हैं। एक वचन में होता गच्छति करते, लेकिन कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, यानी गच्छतः, गच्छति न हो करके गच्छतः। वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं, ते रेल स्थानकम गच्छतः, ते वे दोनों, रेल स्थानकम का मतलब होता है रेलवे स्टेशन, गच्छतः यानी जा रही हैं, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। वे दोनों कौन हैं, वे दोनों बसें हैं, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। ठीक है, तो हमने अभी एक वचन और हमने पढ़ा द्विवचन। ठीक है, तो अब जो तीसरा है वो है हमारा बहुवचन का। तो बहुवचन में हमने एतत् पढ़ लिया, एते पढ़ लिया, बहुवचन में है हमारा एतानी, और क हमने पढ़ा किम के, और बहुवचन में है कानी, प्रश्नवाचक। तो एतानी कानी, एतानी बहुवचन, तो ये सब, कानी क्या है, ये सब क्या है, तो एतानी कर वस्त्राणी संति, बहुवचन, अस्ति स्त संति बहुवचन के साथ, एतानी ये सब, कर वस्त्राणी, कर यानी होता है हाथ और वस्त्र यानी कपड़ा। अब हाथ में कौन सा कपड़ा लिया जाता है, कपड़े तो बहुत सारे लेते हैं, लेकिन जो हमेशा साथ में रखते हैं वो होता है हमारा रुमाल। ठीक है, तो कर वस्त्र को हम क्या कहेंगे, रुमाल। तो ये सब रुमाल, संति यानी है, तो ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, किम क्या, एतानी ये सब, पुराणानी पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं, न, ये अव्यय आ गया हमारा, न यानी नहीं, एतानी ये सब, तू ये भी हमारा अव्यय है, इसका अर्थ होता है तो। ठीक है, ये नहीं, ये सब तो नूतनानी, नूतनानी यानी नए हैं। अब ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी हो गए, पुराणानी और नूतनानी। ठीक है, तो पूछा क्या ये सब पुराने हैं, तो उसने कहा नहीं, ये सब तो नए हैं। ठीक है, अब जो इस अध्याय का अंतिम है उसको पढ़ करके फिर हम देखते हैं हमने कौन कौन सी चीज़ें तीनों चैप्टर में, पहले इसको कर लेते हैं पूरा। तानी कानी, तत् ते और बहुवचन का तानी, तानी कानी, तानी यानी वे सब, कानी यानी क्या है, वे सब क्या है, तो तानी
कदली फलानी संति तानी, वे सब। कदली फलानी का मतलब होता है केले। अब एक तो है नहीं, कदली फलम नहीं है, फलम होता तो हम कहते एक केला, फले होता कदली फले तो दो केले। अब यहाँ फलानी है तो केले कह देंगे, जिसमें हम समझ जाएंगे कि ये सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, अब देखो प्रश्नवाचक, किम क्या, तानी यानी वे सब, मधुराणी मीठे हैं। पहले तो कहा वे केले हैं, फिर कहा कि क्या वे सभी मीठे हैं, तो फिर आया आम, ऊपर आया था न का मतलब नहीं, और आम का मतलब होता है यस, यानी हाँ। आम का मतलब क्या होता है? हाँ। हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, च जो है ये अर्थ देगा यहाँ पे, च का अर्थ होता है और। जो अंग्रेजी में हम एंड शब्द का प्रयोग करते हैं ना, एंड, वही हमारा यहाँ पर च है। और लेकिन संस्कृत में हम च का प्रयोग हमेशा दो हो या तीन हो तो जिसका जो अंतिम होता है ना उसके बाद लगाते हैं, ताकि वो उसके आगे वाले के साथ पढ़ा जाए। तो हाँ, वे सब मीठे और पोषक हैं। ठीक है, जब पढ़ते हैं उसके आगे वाले के साथ हम इसको पढ़ते हैं हमेशा, च को। च क्या है हमारा? च अव्यय है। तो वे सब मीठे और पोषक हैं। ठीक है, तो क्या कहा? वे सब क्या हैं? वे सब केले हैं। क्या वे सब मीठे हैं? हाँ, वे सब मीठे और पोषक हैं, यानी पौष्टिक हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अध्याय। अब अध्याय पूरा होने पर मैं इसमें एक चीज़ और सब एक साथ बता देती हूँ आपको। हमने पहले चैप्टर में जो जो पढ़ा था ना, वो आपको बिल्कुल क्रम से याद रखोगे तो आपको तीनों पार्ट आराम से समझ में आ जाएंगे। एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग में एषा, एते और एताः। ठीक है, और जो हमारा नपुंसकलिंग था उसमें हमने पढ़ा एतत, एते और एतानि। ठीक है, तो ये यानी यह के लिए हमने इनको प्रयोग किया है, यह या ये के लिए। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो स वाला हमने प्रयोग किया, स वाले में हमने क्या पढ़ा? स पुल्लिंग में तौ, ते, वे दोनों, वे सब। स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा सा, ते, ताह। ठीक है, और यहाँ हमने पढ़ा तत् नपुंसकलिंग में ते और तानी। तो ये हमारे सर्वनाम जो हैं, है ना, वो हैं। तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये तीनों चैप्टर में हमने अलग अलग पढ़े हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने प्रश्नवाचक जो शब्द हैं पुल्लिंग में हमने पढ़े थे क, कौ और के। स्त्रीलिंग में पढ़ा का, के, काह। और नपुंसकलिंग में हमने पढ़ा किम, के, कानी। अब आपको देखो यहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि ये एतौ, कौ, एते, के, का, के और काह। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ही चेंज है, लेकिन ये एक साथ आप लिख करके इनको ध्यान से देखोगे, दो चार बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। क्रिया में कहीं पे भी हो, चाहे स्त्रीलिंग की हो, पुल्लिंग की हो, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता। अस्ति एक वचन में, स्त द्विवचन में और संति बहुवचन में, ये हमने सब जगह प्रयोग किया है। अब चाहे गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, वो सभी। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये ही आपको याद रखनी है बिल्कुल। ठीक है, तो ये तीनों अध्याय हमारे पूरे हुए। अब हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। और इसके ये शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। ये है हमारे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला वाला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है पहले का क उच्चारणम कुरुत, यानी आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों को केवल उच्चारित करना है, यानी बोलना है। फलम एक वचन का ही दे रखा है, फलम यानी फल, गृहम घर, पात्रम
बर्तन के लिए आया है। पुष्पम फूल, द्वारम दरवाजा, विमानम गाड़ी, कमलम कमल, पुस्तकम जो बुक होती है हमारी पुस्तक होती है, सूत्रम धागा, छत्रम छाता, भवनम मकान भवन और जलम पानी। सारे नपुंसकलिंग एक वचन के सारे शब्द हैं, सब एक वचन में हैं। दूसरा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। पहले का ही दूसरा यानी ख कि चित्रों को देख करके पदों को उच्चारित कीजिए। अब उच्चारित करें यानी इनको बोलना है भाई कौन से चित्र में किसका दे रखा है। जैसे पर्णम, पर्णम का मतलब होता है पत्ता, ठीक है। क्रीडनकम यानी खिलौना। क्रीडंती, जो क्रीडती शब्द खेलने के अर्थ में होते हैं, तो क्रीडनक जो है वो खिलौने के अर्थ में होता है, तो एक वचन में है इसलिए क्रीडनकम यानी खिलौना। नारिकेलम नारियल, संगणकम ये है कंप्यूटर। संगणक जो होता है उसको हम कंप्यूटर को कहते हैं, और हिंदी में नहीं, कंप्यूटर हो वही लिखना पड़ेगा हमें इसको। वातायनम खिड़की, सोपानम, सोपानम का अर्थ होता है सीढ़ी। उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंकतम कंघा। तो ये सब भी एक वचन के ही हमारे जो हैं शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न 2 की ओर। अब प्रश्न नंबर जो 2 है हमारा, उसमें वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन यानी वर्णों को जोड़ करके, कृत्वा यानी करके, पदम यानी पद, ये जो दे रखा है इसमें, पद को कोष्टके, कोष्टक के अंदर आपको लिखना है, इनको जोड़ना है और लिखना है। अब देखो ख में अ जोड़ा यानी ख, पहला तो इन्होंने दे रखा है, हम दूसरे से करेंगे ख। न में छोटी ई, तो हमने न में छोटी ई लगा दी। फिर है त, र और अ, क्योंकि स्वर कहाँ दे रखा है। अब त और र मिलकर के क्या बनता है, त्र बनता है, और त्र में कोई मात्रा नहीं है अ, तो ये बन जाएगा, और पीछे दे रखा है म, तो शब्द हो गया खनेत्रम, ठीक है। प में उ, ये प में छोटा ऊ जोड़ दिया। र में आ, तो ये र में आ। फिर न में भी आ, तो न में भी हमने आ कर दिया, और न में हमारा है छोटा ई, तो वो भी हमने जोड़ दिया। तो शब्द हो गया हमारा पुराणानी, ठीक है। पुराने के लिए जो आया था हमारा वही। उसी के अभी 2 और बाकी हैं। यहाँ पर प में जोड़ा है ओ, औ नहीं है ओ है, तो ओ ही मात्रा लगाएंगे। श में अ यानी श पूरा हो गया। क में आ तो का, और ण में छोटी ई तो ण में छोटी ई, पोषकाणी, ठीक है। क में अ यानी क पूरा लिख दो, आधा नहीं लिखेंगे। फिर ng और उसके बाद सीधे क्या दे दिया, क दे दिया, तो ng आधा है, ng को हमें ऐसे के ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसके लिए कोई, क्योंकि ng को और हम लिख ही नहीं सकते, स्वर दे नहीं रखा, क के साथ अ दिया हुआ है, तो हम क को यहाँ पूरा कर देंगे। त में अ है तो त को पूरा लिख देंगे, और फिर अंत में हमारा म हलंत, कंकतम, कंघे के लिए जो आया था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 का जो वर्ण संयोजन है वो पूरा होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसी प्रश्न नंबर 2 का जो दूसरा भाग है उसकी ओर। यहाँ पर उसके विपरीत हमें करना है कि अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, यानी नीचे लिखे हुए पदों का वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद का मतलब तोड़ना, संयोजन जोड़ना, विच्छेद तोड़ना, ठीक है। अब यहाँ जैसे दे रखा है व आधा था तो कोई स्वर नहीं लगाया, हमने हलंत करके लिखा हुआ है। यहाँ पे य में कोई मात्रा नहीं है तो अ लगा दिया, और हलंत व्यंजन के नीचे ही लगता है, स्वर के नीचे कभी हलंत ना लगाएं, स्वरों को किसी की ज़रूरत नहीं है। ज
ज में भी कोई मात्रा नहीं है तो ज हलंत करके अ अलग निकाला, न में भी कोई मात्रा नहीं है तो हमने उसको भी अलग किया, और म हलंत वाला आधा है तो वैसे ही लिखेंगे क्योंकि अंत में म लटका करके तो नहीं लिखते ऐसा, इसीलिए। तो अब आते हैं हम लोग, जैसे पहला हमने लिया प में ऊ है तो हमने प लिखा, और ऊ कौन सा है हमारा, छोटा, तो हमने छोटा ऊ। फिर उसके बाद है स में कोई स्वर नहीं है तो स्वर नहीं होता तो हम इस तरीके से उसको लिख देते हैं। फिर है त में हमारा कोई मात्रा नहीं है तो जब कोई मात्रा ना हो तो अ। फिर क में भी कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर भी अ, और अंत में है हमारा म हलन, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। ये शब्द हो गया हमारा वर्ण विच्छेद पुस्तकम। फिर है भित्तिकम, यानी सबसे पहला भ और भ में मात्रा है छोटी ई। फिर है ती, तो अब त भी यहाँ पे देखो दो है तो आप इसको ऐसे ही करके लिख दें, ठीक है, और इसमें मात्रा किसकी है, छोटी ई की, तो ये हो गया ती। फिर क में कोई मात्रा नहीं होती है, तब हम जब तक हलंत नहीं है तो स्वर रहता है उसके साथ अ, और ये क हो गया और म हमारा हलंत ही है। फिर अगला न में है हमारे पास बड़े ऊ की मात्रा, नीचे है ना, ऊपर हमेशा जो ऊपर होगी छोटे ऊ की, नीचे होगी बड़े ऊ की, तो हमने बड़े ऊ की मात्रा। फिर त में हमारे पास कोई मात्रा नहीं है तो हम अ। अगला है ना, यानी न में कौन सा स्वर है, आ। फिर नी, उसमें कौन सा स्वर है, नी में, छोटी, ठीक है, तो नूतनानी शब्द हो गया। फिर है वातायनम, व में स्वर है आ, तो हमने आ लगा निकाल दिया। त में भी है हमारे पास आ स्वर, तो वो भी हमने निकाल दिया। फिर य में है अ स्वर, तो वो भी हम अलग कर देंगे। फिर है न में भी अ स्वर है, और अंत में है हमारा स्वर रहित म, यानी इसमें स्वर नहीं है, आधा है। फिर है उपनेत्रम। अब देखो यहाँ पर जो पहला वर्ण है वो है ऊ, यानी वो पहले से स्वर है, उसमें कोई अलग से स्वर, ये नहीं कि ऊ में भी अ निकाल दिया, तो ऐसा नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कोई भी शब्द अगर स्वर से शुरू है तो उस स्वर को लिख दिया, बस काम खत्म, वही वर्ण विच्छेद ऐसे ही शुरू करते हैं। फिर है प हमारा स्वर है और उसमें भी अ अलग निकाल देंगे। फिर है न, और न में हमारे पास ए स्वर है, ए एडी वाला, आई नहीं है, ए। फिर है त्र, तो त्र हमने पहले जब वर्ण संयोजन देखा था तो वहाँ पर त्र कैसे बना था, तो त र और अ से, ठीक है, मात्रा होती तो अ की जगह वो मात्रा लगा देते, और अंत में है स्वर रहित म। तो ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद, ठीक है। वर्ण विच्छेद के बाद जो प्रश्न नंबर 3 है उसकी ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो प्रश्न नंबर 3 है इसमें कहा चित्राणी दृष्ट्वा संस्कृत पदानी लिखत, चित्रों को देख करके आपको इनको संस्कृत पद में लिखना है, यानी इनके नाम लिखने हैं संस्कृत में। तो पहला चित्र जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है किसका है, आम का। तो आम को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आम को हम संस्कृत में कहते हैं, क्योंकि और ये भी देखना है एक ही आम है तो एक वचन में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको आम्र कहते हैं, तो हमारा एक वचन में होगा ये नपुंसकलिंग आम्रम, ठीक है। फिर है पत्ता, पत्ते के लिए शब्द मैंने ऊपर आया भी है, ये पर्णयन, पत्ता एक वचन में है, नपुंसकलिंग है, पर्णम हो जाएगा। पंखे के लिए, पंखे को हम संस्कृत में कहते हैं व्यजनम, ठीक है, व्यजन शब्द है लेकिन एक वचन में है इसीलिए व्यजनम, पंखा। और इसके लिए आया था हमारे पास ये रुमाल है, इसके लिए कर वस्त्राणी जो आपने पढ़ा था, लेकिन कर वस्त्राणी वहाँ बहुवचन में था, यहाँ पर एक ही है तो एक वचन में हम लिखेंगे कर वस्त्रम। फिर है धागा, तो धागे को कहते हैं हम सूत्र, ठीक है, एक वचन में सूत्रम। फिर है छाता, तो
छाते को हम संस्कृत में कहते हैं छत्र, तो एक वचन में हम लिख देंगे छत्रम। यहाँ सारे ही जो पद हैं वो एक वचन के हैं और नपुंसकलिंग के हैं, तो इसीलिए हमने इसको म लगा करके लिखा है। जैसा कि हमने पूरे अध्याय में पढ़ा, यहाँ नपुंसकलिंग की ही बात हो रही है, तो जैसे फलम, फले, फलानी, तो ये सब एक वचन के। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा कि चित्रों को देख करके उत्तर लिखें। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। ठीक है, देखो, किम पतति, क्या गिर रहा है, एक वचन, किम पतति भी एक वचन क्रिया। अब यहाँ पेड़ पे से हमें दिखाई दे रहा है आम, ठीक है, तो आम गिर रहा है, तो हम किम की जगह क्या लिख देंगे, और एक ही आम गिर रहा है ना, और क्योंकि क्रिया एक है तो कर्ता भी एक ही होगा, तो आम को कहेंगे एक वचन में आम्रम, और पीछे क्रिया को ऐसे ही लगा दोगे पतति, आम्रम पतति। ये आंसर हो गया इसका। दूसरे प्रश्न में पूछा मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ द्विवचन, दोनों मयूर, मोर, किम क्या, कुरुतः भी द्विवचन की क्रिया हो गई, तो क्या कर रहे हैं, दोनों मोर क्या कर रहे हैं। तो आपको जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है वैसे तो खड़े हुए हैं, लेकिन मोर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नृत्य करने के लिए। तो नृत्य करते हैं तब अपने पंखों को खोल लेते हैं, तो इसी से आपको जैसे पंख खुले हुए दिख रहे हैं, यानी वो नृत्य की, उन्होंने नृत्य की जो पोजीशन है वो बना रखी है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि भाई पूछा ना मोर क्या कर रहे हैं, दोनों मोर क्या कर रहे हैं, तो हम आंसर देंगे नाच रहे हैं। तो जो मयूरव है उसको हम बस प्रश्नवाचक शब्द की जगह मयूरव, अब देखो द्विवचन का है, अब ये कुरुतः हट जाएगा, केवल द्विवचन की हम क्रिया लगा देंगे नृत्यतः। अब नृत्य कुरुतः ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसी क्रिया से हमारा काम हो रहा है। ठीक है, द्विवचन में क्रिया द्विवचन में लिखी, वही आंसर हमारा हो जाएगा। अब जो है एते के स्त, ये दोनों कौन हैं, तो ये खिलौने हैं, जैसा कि हमने ऊपर चित्र में भी देखा था। तो दो हैं, एते की जगह एते लिख देंगे, और क्रीडनकम हमने एक वचन में पढ़ा था, तो यहाँ द्विवचन में क्रीडनके, म की जगह एक ही मात्रा और स्त, ये दो खिलौने हैं। ठीक है, ये दोनों क्या कौन है या ये दोनों क्या है, तो ये दोनों खिलौने हैं, बस केवल इसकी जगह ये बदल दिया। फिर है बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाः बहुवचन, बालिकाएं क्या कर रही हैं, तो क्या कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो केवल किम की जगह बालिकाः, अब पढ़ रही हैं तो हम लिख देंगे पठन्ति बहुवचन की। अब पठन्ति के बाद ये नहीं है कुर्वन्ति, क्योंकि दो क्रिया एक साथ नहीं आती, पढ़ना भी क्रिया है और कुर्वन्ति कर रही हैं वो भी क्रिया है, तो दो क्रिया एक साथ नहीं आती, इसीलिए ये यहीं पे हम इसको एक क्रिया लगा करके प्रश्न का जवाब देंगे कि बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। ठीक है, अगला है कानी विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं, बहुवचन है ये भी, तो यहाँ क्या है, फूल है, फूल ही खिलेंगे, तो कानी की जगह क्या लिख देंगे, पुष्प एक वचन में, बहुवचन में पुष्पाणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, तो पुष्पाणी, और वो पीछे वाले जो क्रिया है उसको वैसे ही हम लोग लिख देंगे विकसन्ति, पुष्पाणी विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा ये वाला प्रश्न पूरा हो गया। अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयेत्, जो निर्देश दे रखे हैं उसी के अनुसार हमें वाक्य को परिवर्तित करना है। जैसे उदाहरण दिया एतत् पतति, यह गिर रहा है, अब इसको किस में बदलना है, बहुवचन में, एक वचन है बहुवचन में करना है, तो एतत् का बहुवचन एतानि, पतति का पतन्ति। ऐसे ही अब ये जो है एते, पढ़ने, स्त, सारा द्विवचन है, किस में बदलना है, बहुवचन में, एते की जगह हो जाएगा एतानी। ठीक है,
पढ़ने की जगह पढ़नानी और स्तः की जगह सन्ति। तो ये हो गया हमारा बहुवचन का वाक्य। ठीक है, मयूरः नृत्यति, दोनों एक वचन है, बदलना किस में है? बहुवचन में। तो मयूरः का क्या हो जाएगा? मयूराः। द्विवचन में मयूरो, बहुवचन में मयूराः। नृत्यति की जगह नृत्यन्ति। तो इस तरीके से हम इनको बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे। एतानी यानानी बहुवचन है, बदलना किस में है? द्विवचन में। एतानी का द्विवचन एते और यानानी का भी द्विवचन याने। ठीक है, यान यानी गाड़ी के लिए प्रयोग करते हैं हम यान का। छात्रे लिखत है। अब देखो यहाँ पर छात्र जो होता है, छात्रे किस में आता है? पुल्लिंग में करेंगे तो छात्रः, छात्रौ, छात्राः, है ना, पुल्लिंग का नहीं है, क्योंकि हम ये जो स्टूडेंट शब्द जो है हमारा, ये लड़की के लिए भी प्रयोग करते हैं और लड़के के लिए भी। यहाँ अगर पुल्लिंग में होता तो छात्रः, छात्रौ, छात्रा, लेकिन स्त्रीलिंग में हम करते हैं छात्रा, छात्रे और बहुवचन में छात्राः। तो यहाँ द्विवचन की इसको किस में करना है? बहुवचन में। तो द्विवचन में दे रखा है, बहुवचन में क्या हो जाएगा? छात्रे की जगह यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया भी, छात्रा, और लिखतः की जगह लिखन्ति। ठीक है, अंतिम है नारिकेलम पतति। नारिकेलम नारियल गिरता है, एक वचन है, द्विवचन में करना है तो द्विवचन में हो जाएगा हमारा नारिकेले। और जहाँ पतति है वहाँ हम कर देंगे पततः। ठीक है, इस तरीके से हम इस प्रश्न को पूरा करेंगे। अगला और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों को, वो मैचअप्स जो हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं वही है, यानी मिलाना है जो उचित है उसी के साथ। अब पहले ये भी देखने का बनता है हमारा कि जो द्विवचन का करता है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, तो वैसे भी हम इनको मिला सकते हैं। कोकिले जो है, कोयल के अर्थ में दो कोयलें हैं, तो ये एक वचन है, ये बहुवचन है, ये एक वचन है। ये तीती जहाँ दिखेगा एक वचन ही है, और अंती जहाँ दिखेगा बहुवचन है। अब हमें द्विवचन का, द्विवचन में तह होता है, तो ये द्विवचन का है, यानी यहाँ पर एक ही क्रिया है जो द्विवचन की है। कोकिले कूचितः, यानी कोयल जो है वो क्या कर रही है? कूंज रही है। पवनः एक वचन, अब ये भी एक वचन। अब पवन यानी जो हवा होती है वो खिलेगी नहीं, वो तो उड़ेगी नहीं, ये तो बहुवचन का है। और बहेगी, हाँ, तो हवा क्या करती है? हवा बहती है, तो हम इसको इससे मिला देंगे। अब है पुष्पम एक वचन का, बचा क्या? फूल खिलेंगे, उड़ेंगे, तो फूल क्या करेंगे? सॉरी, पुष्प क्या करेंगे? खिलेंगे, है ना, खिल रहे हैं। फिर है अगला हमारा खग। खग, खगः यानी पक्षी। अब पक्षी एक वचन का करता है हमारा, क्रिया भी एक वचन की, केवल ये एक ही हमारी बची है, उत्पत्ति यानी उड़ रहे हैं। अब मयूरा जो हमारा करता है बहुवचन का है, सिंहा जो है शेर, वो भी बहुवचन का। अब मोर जो है नाचेंगे या गरजेंगे, तो याद ही होगा कि मोर क्या करते हैं? नाचते हैं, और शेर जो हैं वो गरजते हैं। तो जैसा करता वैसी क्रिया। तो ये हमारा इस तरीके से ये हमारा जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। और ये जो हमारा अभ्यास 3 है वो, सॉरी, अब पार्ट 3 है, उसके सारे अभ्यास प्रश्न और जो अनुवाद है वो हमारा हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और तीनों चैप्टर हमने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, पहले स्टार्टिंग इसी से जो चैप्टर की है वो इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों को, जो कि स्टार्टिंग 6 से संस्कृत स्टार्ट हुई है, तो समझ में आए कि भाई संस्कृत में क्या क्या चीज़ें नई होती है, जो कि हिंदी में वो पढ़ते आ रहे हैं वो है, और संस्कृत में नई क्या चीज़ जुड़ी है वो उनकी जानकारी उनको प्राप्त हो सके। तो ये आपका अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।